हेलो फ्रेंड्स, अब स्वागत है रिटर्न पास्ट के एक और नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारी चीज़ें देखने के बाद में जो टीचर होती है वो वहाँ से बाहर आ जाती है और ड्रेस भी चेंज कर लेती है। लेकिन अब उसे जैसे ही एहसास होता है इन सारी चीज़ों का, तो उसके है ना अंदर से उबाल का आने लगती है और वो बहुत ही भयानक रूप से वहाँ पे उल्टियाँ करने लगती है। उल्टियों पे उल्टियाँ करती है, भाई इस प्रकार की चीज़ें खाओगे तो बाद में तो उल्टियाँ करनी ही पड़ेगी। और इधर है ना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है टीचर और सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि इस प्रकार की चीज़ें भी है ना मेरे सामने आएगी। अगर मुझे ऐसा पता होता तो हम उस कॉलेज पर ही बेहतर थे। कम से कम वो मोस्टली हमें खाता ही तो था और हम उससे किसी प्रकार से निपट तो सकते थे। लेकिन ये जगह तो शैतानों की गुफ़ा है, शैतानों की गुफ़ा। अगर हमें यहाँ से किसी भी प्रकार से कुछ भी करके निकलना होगा और मुझे एक मौका ढूँढना होगा जब हम यहाँ से निकल सकें। और वो सोचती है कि मैं तो यहाँ से निकल जाऊँगी, लेकिन अगर मैं अपने साथ अपने बच्चों को, स्टूडेंट को यहाँ से ले गई तो उन्हें लेकर के जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? और फिर यहाँ से हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है उस टीम की ओर जो अभी भी उन 2 बंदों यानी जो लियो होती है और हुआन को ढूँढने के लिए आई होती है। हम देखते हैं उस टीम ने जो स्नो बाइक होती है, जो उसके मार्क होते हैं उन्हें ढूँढ लिया होता है और वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। आखिरकार हमने जो निशान है उन लोगों को ढूँढ लिए। चलो पास चल कर के ना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिरकार ये निशान कहाँ पे जा रहे हैं। और देखते हैं वो है ना यहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे आके उनके निशान रुक जाते हैं। एक्चुअल में ये लोग जो जोंग की अपार्टमेंट है उसके सामने पहुँच चुके होते हैं। और हम देखते हैं वो सभी लोग उतर जाते हैं वहाँ पे और उस टीम का जो लीडर होता है वो बोलता है कि उस आदमी की है ना यहीं आसपास रहना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करेंगे, 3-3 की टीम बनाएंगे और चारों ओर फैल जाएंगे और ज़मीन पे पैरों के निशानों को ढूंढना और पैरों के निशानों को ढूंढते हुए आगे की ओर बढ़ना। हम देखते हैं कि वो इसी तरीके से बता रहा होता है और एक बंदा आगे की ओर बढ़ रहा होता है, तभी उसका पैर किसी चीज़ पे दब जाता है और एक आवाज़ आती है। और हमें पता था कि जोंग ने अलग अलग वहाँ पे ट्रैप वगैरह बिछा रखे, तो एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे जो ग्रेनेड था उसका ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उस टीम का कैप्टन उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, जू वेई तुम ठीक तो हो? और हम देखते हैं जू वेई का वहीं पे काम खत्म हो जाता है। मतलब उस बंदे का काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है कि मुझे उसे ब्लर करना पड़ेगा। उसके शरीर के नीचे का हिस्सा जो ब्लास्ट में उड़ गया होता है, यानी उस बंदे का वहीं पे ऑन द स्पॉट ही काम तमाम हो गया होता है। और उनका जो ये लीडर आया होता है वो बोलता है कि यार ये गंदा कमीना कहीं का जिसने इस प्रकार के गंदे ट्रैप है वो लगाए, और वो सभी को फायर करने के जो ऑर्डर वो दे देता है। और वो लोग अंधाधुंध प्रकाश से जो मेंशन होता है उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर के जोंग कहीं पे जा रहा होता है, वो भी अलर्ट हो जाता है और बोलता है बाहर फायरिंग हो रही है, इसका मतलब जो जिंगसान बेस के लोग हैं वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आ गए हैं। और वही बोलता है कि है ना जो ऑप्टिकल सुरक्षा है उसे चालू कर दो फटाफट। और हम देखते हैं कि जो दोनों लड़कियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा सेमी होती है। और हम देखते हैं कि है ना बाहर की ओर है ना एक सील टाइप की जो चीज़ है वो बन जाती है, और ये भी है ना एक इस सिस्टम का ही हिस्सा होता है, इस जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी होती है उसी का हिस्सा होता है। और जो जोंग होता है वो बाहर की ओर देख रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार फाइनली एक अच्छे प्रतिद्वंदी का मेरे से सामना हो रहा है। और अगर इस प्रकार के म्यूटेटेड लोग अगर इनमें शामिल नहीं है तो मैं इन पेशेवर खिलाड़ियों को इन चुटकियों में निपट लूँगा। आखिरकार मेरी जो उच्च स्तरीय जो ये हाउस है इसकी डिफेंस है वो कब काम आएगी, और जो सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर रखी है वो चीज़ें कब काम आएगी। उन सभी चीज़ों का चेक करने का समय अभी आ चुका है। और बाहर की ओर देखते हैं फायरिंग का कोई भी असर ना होता देख करके वो लोग जितने भी जाल लगे होते हैं ज़मीन के अंदर उन्हें निकालने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि एक ग्रेनेड मुझे यहाँ पे भी मिला है, एक बोलता है मुझे एक यहाँ पे भी ट्रैक मिला है। और फिर हम देखते हैं एक बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि फाइनली मुझे भी एक जो ट्रैप है यहाँ पे मिल चुका है। और हमें पता चलता है वो डिटोनेटर होता है और जिसका रिमोट अपने जोंग के पास होता है, और जोंग उस रिमोट को दबा देता है। और जैसे ही रिमोट अंदर दबता है धमाका बाहर की ओर होता है, बहुत ही गंदा धमाका होता है और इससे वो बंदा ही मार जाता है। इसे देख करके उस टीम के कैप्टन को गुस्सा आने लगता है और बोलता है आखिरकार वह बंदा कौन है, उसके पास इस अलग अलग प्रकार की ये चीज़ें क्या कर रही है, आखिरकार उस बंदे के पास इतने सारे इक्विपमेंट आए कहाँ से। तभी इस टीम के कैप्टन को एक बंदा समझाते हुए बोलता है कि हमें दुश्मन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही हमारे पास स्पेशल वेपन है, और हम है ना जो है ना यहाँ पे टेप लगे उनको भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार के भी हमारे पास कोई उपकरण नहीं है, यानी कोई भी हथियार वगैरह नहीं है जिससे हमें ना जो ज़मीन के अंदर टेप लगे उनको पता लगा सके। तो पहले हमें इस चीज़ की रिपोर्ट करनी होगी, फिर हमें जो मदद के लिए लोगों का इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब हमें हेल्प के लिए जो हेडक्वार्टर है उसे रिक्वेस्ट वो करनी चाहिए। तभी जो कैप्टन होता है वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, आखिरकार हम ही तो बचाव दल है, अगर हम लोग भी हेल्प के लिए लोगों को बोलेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए और भी ज़्यादा शर्मनाक होगी। ये सुनने के बाद वो बंदा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि लेकिन 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 हम देखते हैं कि जो वो लीडर होता है वो बोलता है कि नहीं कुछ लेकिन वेकिन नहीं है, हमें बस कुछ नहीं करना, हम अगर इसी प्रकार कंटिन्यूसली इसके ऊपर हमला जारी रखेंगे तो मुझे ये विश्वास है कि हम इस विला को आराम से कमज़ोर बना सकते हैं और इसको आराम से जी सकते हैं। तो हम देखते हैं वो बंदा है ना वो अभी भी समझाने की कोशिश करता है कि आप है ना इसे अपने ऊपर है ना आत्मसम्मान के रूप में मत लीजिए, इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान वो हो सकता
है। तो हम देखते हैं उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा है कि आखिरकार कौन सी आत्मसम्मान की बात है यहाँ पे? आत्मसम्मान की बात नहीं है, हमें बस इस जगह के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? और मैं इस जगह का लीडर हूँ, तो मुझे इस जो विला की पहले जानकारी हासिल करनी होगी और उसी के बाद हमें एक्ट है इसके ऊपर करेंगे। और वो आगे बोलता है ये तो बस एक ना डिफेंस का लेयर है, हमें बस इसे तोड़ना है और उसके अंदर जाना है। एक बार अंदर घुस गए तो उस कमीने को हम सभी लोग मिलकर के अच्छा सबक वो सिखाएंगे। और हम देखते हैं अंदर से है ना सभी लोग इस शो को एंजॉय कर रहे होते हैं और जो यानमिन होती है वो है ना थोड़ी सी नर्वस हो रही थी और वो बोलती है कि क्या होगा, सचमुच उन्होंने इस विला के अंदर कोई खामी है वो ढूंढ ली और वो लोग अंदर आ गए। तो हम देखते हैं जो जोंग होता है वो बोलता है कि जब मैं पहली बार इस जगह के ऊपर आया था तो इस विला को मैंने बड़े ही सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया था और लगातार 3 दिनों तक मैंने इसके ना ऑब्जर्वेशन किया था और निरीक्षण किया था और मुझे बाहर की ओर से कोई भी कमी और कोई भी कमज़ोरी इसके अंदर नहीं मिली। तभी हम देखते हैं जो यानमी होती है वो बोलती है लेकिन फिर भी अगर हम ये लोग है ना बहुत ही ज़्यादा ही लोग हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में है ना सर्चिंग कर रहे हैं, मान लो इतने सारे लोग मिलकर के कोई भी है ना अप्रत्याशित काम हो सकता है यानी कोई कमज़ोरी वो मिल जाए, तो मुझे इस बात का डर लग रहा है। तो ये सुनने के बाद में जो जोंग होता है वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये अच्छा होगा कि हम लोग पहले पहल कर दें और इनके ऊपर हमला कर दें, उन लोगों को मार डालें। अब ये बात सुनने के बाद में जो यानमी होती है वो बोलती है नहीं, 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 मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब यानमी खून खराबे की बातें वो नहीं करना चाहती, लेकिन एक्चुअली में तो मतलब तो यही हो गया ना। तो जोंग होता है वो बोलता है कि वास्तव में है ना मैं सबसे पहले ना हमला करने नहीं जाता, मैं हमेशा रक्षात्मक जो युक्ति है उसे ही खेलना पसंद करता हूँ। पहले हम लोग ये तो देख लें कि ये लोग क्या-क्या करने में सक्षम हैं, इनके आक्रामक तरीकों को देखने के बाद में अपना जो खेल है वो लोग हम दिखाएँगे, वो खेल हम दिखाएँगे। और हम देखते हैं वो लोग अभी भी बातें कर रहे होते हैं कि है ना ये जगह वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है और इसे डिफेंसिव तरीके से बनाया गया है। ऐसे मानो ये लोहे का ना शील्ड हो जिसके चारों ओर से हमला करने पर भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें इतने अच्छे है ना पॉजिटिव चीज़ें होने के बाद में एक ही नेगेटिव चीज़ है कि ये डिफेंसिव के लिए यानी ये हम पे काउंटर अटैक है वो नहीं कर सकता और यही चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और ये मानो ये हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। इसलिए हम आराम से किसी भी प्रकार की प्लानिंग है वो कर सकते हैं। और इन घरों की संरचना को देख कर के कहा जा सकता है कि ये जो घर हैं ये पूरी तरह से अपोकलिप्स टाइम यानी किसी प्रकार का इस प्रकार का समय आने के लिए ही बनाए गए हैं। क्योंकि जो समृद्ध लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उन्हें है ना इस प्रकार की इमारतों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, तो उतनी ज़्यादा उनके अंदर घबराहट होती है कि कोई वो जो अनैतिक रूप से या किसी प्रकार से उन्होंने ये जो पैसा कमाया है वो उनसे छीन ना जाए या उनके जो दुश्मन है उससे बदला लेने के लिए नहीं आ जाए। तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं इस प्रकार के घरों को बनाने के लिए और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए। तभी इस टीम का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि बात तो तुम्हारी सही है, इसलिए इन्होंने इस जो सड़क के चारों ओर इतना जाल भी वो बिछा रखा है ताकि है ना कोई भी बंदा खुले से आए तो उस जाल की चपेट में आ जाए और है ना इसका शिकार वो बन जाए। लेकिन हमने पहले ही सारे के सारे जो जाल है वो हटा लिए, तो हमारे लिए अब ये सिचुएशन है अटैक करने की। आखिरकार हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम घर के कोने पे जाते हैं और कोने के ऊपर सारे के सारे जो ब्लास्ट है जो माइंस है वो रख देते हैं और उन्हें एक ही साथ ब्लास्ट कर देते हैं और जैसे ही ब्लास्ट के कारण एक जो रास्ता ओपन होगा तो हम घर के अंदर घुस जाएंगे और उन सभी बंदों को मार डालेंगे। तो जो एक और बंदा होता है वो बोलता है कि मैं अभी भी नहीं जानता कि आखिरकार हमें कितने जो माइंस है उनकी ज़रूरत पड़ेगी इस घर को ब्लास्ट करने के लिए। तो जो वो बॉस टाइप का बंदा होता है वो बोलता है कि हमारे पास जितनी भी सामग्री है उससे हम पूरे के पूरे एक युद्ध के मैदान को उड़ा सकते हैं। ये तो फिर भी छोटा सा एक घर ही है, आखिरकार ये छोटा सा किला कितना ही मजबूत होगा हमारी इतने सारी जो फायर पावर है उसके सामने। तो मुझे लगता है कि हम हमारे पास जितनी मारक क्षमता है उसे एक जगह पर केंद्रित करके निश्चित रूप से है ना ये ब्लास्ट करेंगे तो हमें पक्का ही एक अच्छा रिजल्ट है वो प्राप्त होगा। और हम देखते हैं कि सभी जो है ना उनके पास ब्लास्टिक एक्सप्लोजिव होते हैं वो घर के कोने में ला कर इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करने के बाद में वो सभी लोग है ना उसे एक्सप्लोर करने के लिए तैयार होते हैं। तो अपना जो अंदर से देख रहा होता है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो शो है जल्दी ख़त्म होने वाला है, तुम लोग नीचे बैठ कर आराम से शो देखो और मैं ऊपर जाता हूँ इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। और हम देखते हैं बाहर की ओर भी सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी होती है और उनका भी काउंटडाउन शुरू हो जाता है 3, 2, 1 और फाइनली वो ब्लास्ट कर देते हैं। और ये जो ब्लास्ट हुआ होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका एक्सप्लोजिव होता है। लेकिन जैसे ही वो सभी सोल्जर के पास जाकर देखते हैं कि आखिरकार उस घर के अंदर कोई रास्ता बना या नहीं बना, तो वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इस घर के ऊपर तो एक छोटा सा निशान है वो भी नहीं पड़ा, एक छोटी सी खरोंच है वो भी नहीं आई। और सभी सोल्जर बातें करने लग जाते हैं, मतलब जो भी वो टीम होती है वो बातें करने लग जाती है कि आखिरकार ये जो विला है कितना ज़्यादा मजबूत है, कितने ज़्यादा मजबूत कंक्रीट से बना है। तभी एक बंदा होता है वो बोलता है कि तुम नीचे की ओर तो देखो, इस घर के है ना नींव भी है ना इतनी गहरी की गई है, अगर हम इसे खोदने बैठेंगे तब भी हम इसके नीचे से भूमिगत कोई सुरंग है वो नहीं बना पाएंगे, चाहे हम इसे कितने भी लंबे समय तक खोदते रहें। मुझे लगता है नीचे से भी इसे पेटी पैक वो किया गया है, ये नीचे से भी इसके कोई लूप होल है वो नहीं है।
तभी वो एक और बंदा होता है चश्मे वाला, वो बोलता है कि मुझे डर है केवल हमारे हाथ में जो मौजूद हथियार है उन पे निर्भर रह कर के हम इसके अंदर घुसपैठ है वो नहीं कर सकते। तो कप्तान जी ऐसा कीजिए, हमें अपनी जो है ना हायर्स है उनको इस बारे में सूचना देनी चाहिए और हमारी जो स्पेशल टीम है उसे यहाँ पे बुलाना चाहिए इस घर को फतेह करने के लिए। तभी वो एक आंख वाला बंदा होता है वो बोलता है कि जब हमने ना इतनी सारी चीज़ें अपना ही ली है, चलो इस चीज़ को और अपनाएं, हो सकता है शायद हम अपने अंजाम तक पहुंच जाएं। हम देखते हैं पीछे से एक बंदा एक संदूक टाइप की चीज़ है वो लेकर के आता है और उस संदूक को खोलता है तो हम देखते हैं उसके अंदर एक बहुत ही हैवी स्नाइपर होती है। इसे देखकर चश्मे वाला बंदा बोलता है, क्या आप वाकई में इस चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं? तो जो स्नाइपर होता है वो बोलता है कि बुरा नहीं है, ये मेरी जो स्नाइपर है एक बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग जो व्हीकल होता है उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और जहाँ तक बात रही इस बुलेट प्रूफ शीशे की, मेरी इतनी हैवी जो स्नाइपर है उसके सामने आखिरकार ये शीशा तो है ही क्या, ये किस खेत की मूली है, इसे तो मैं अभी उखाड़ के बाहर फेंक देता हूँ। और वो सामने की ओर एम लगाता है और अपनी स्नाइपर से अटैक कर देता है। एक बुलेट फायर होती है और हम देखते हैं कि जोंग भी वहीं पे खड़ा होता है और बुलेट उस शीशे के आकर लगती है और वहीं पे गिर जाती है, मतलब शीशे को भेद है वो नहीं पाती। इस प्रकार के अटैक को देख करके अपना जोंग भी सरप्राइज होता है, बोलता है यार वाकई में ये तो कोई स्पेशल या भारी स्नाइपर मुझे लगती है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वो बोलता है कि यार ये कितना भयानक है, मेरा जो बुलेट प्रूफ कास्ट है वो सिर्फ 80 मिलीमीटर ही है ना मोटा है, लेकिन इस जो अटैक ने इस बुलेट ने ना मेरे ना इस कांच के ऊपर एक स्क्रैच ला दिया है। इसका मतलब तो यही हुआ अगर इस बंदे ने हजारों जो गोलियां हैं एक ही एक जगह पे चलाई तो ये पक्का इस शीशे को तोड़ देगा। मतलब एक तरह से जोंग यहाँ पे मजे ले रहा होता है और इधर उस स्नाइपर का पोपट हो जाता है, क्योंकि है ना उस कांच के ऊपर एक छोटी सी खरोंची आई होती है और वो बोल रहा था कि है ना वो आराम से इससे ना शीशे को तोड़ देगा, वैसे कर देगा, ऐसे कर देगा, बढ़ाया कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो स्नाइपर होता है वो बोलता है कि मैंने पहले भी है ना एक बंकर के ऊपर इस बंदूक से हमला किया था, इसका इस्तेमाल किया था, उसमें जो स्टील और कंक्रीट थी उसके बड़े बड़े टुकड़े टूट टूट कर अलग हो गए थे, लेकिन ये जो जर्जर जो विला है उसको एक छोटी सी खरोच भी है वो नहीं आई। क्या इस विला के अंदर कोई भी कमजोरी है वो नहीं है? तब पीछे से वही चश्मे वाला बंदा आता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि इस विला की जो रक्षा शक्ति है हमारी जो जिंसान बेस से है उससे भी भयानक है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास जो हथियार मौजूद है हम लोग उससे इसे हरा नहीं सकते, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा हम इस चीज़ की सूचना हमारे जो उच्च अधिकारी है उन्हें दे दें। तो हम देखते हैं कि जो चश्मे वाला बंदा होता है वो सभी लोगों को वहाँ से हटने का ऑर्डर है वो दे देता है और ये ऊपर से सारी चीज़ जो जोंग है वो भी देखता है और वो है ना वहाँ पे जो ये जो पूरा घर है ये सिस्टम पे हो गया, मतलब अब जो जोंग है वो बोलेगा उससे है ना इसमें काफ़ी सारे जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जोंग वॉइस कमांड देता है और बोलता है कि फटाफट है ना इसकी जो ये खिड़की है मेरे सामने वाली वो ओपन करो। और हम देखते हैं वो सामने वाली खिड़की है वो ओपन हो जाती है और वहाँ से अपना जो जोंग है स्नाइपर से है ना सामने की ओर एम लगाने लग जाता है। तभी जो एक बंदे है उसकी नज़र पड़ जाती है कि जो दूसरी मंजिल की एक खिड़की है वो अचानक से खुल चुकी है। ये देखते ही सभी बंदे अंधाधुंध सामने की ओर उस खिड़की की ओर फायरिंग है वो करने लग जाते हैं बिना किसी ऑर्डर का इंतजार किए हुए, क्योंकि फाइनली उन्हें एक ओपनिंग है वो नजर आई होती है। और इधर हम जोंग को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन सभी बुलेट को अपने स्पेस स्टोरेज के अंदर रखता जाता है और बोलता है कि एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल पाने का ये अवसर बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है और मुझे इसका स्वाद है वो चखना होगा। यानी जोंग यहाँ पे उस बंदे की जो स्नाइपर राइफल है वो चाहता है। अब इस पर हम देखते हैं कि जो स्नाइपर भाग रहा होता है उसी के सिर में हेडशॉट मारते हुए उस बंदे को वहीं पे खत्म कर देता है। और पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जो किरण होती है उसने उसे सप्रेसर दिया था, एक्चुअली सप्रेसर नहीं साइलेंसर दिया था एक तरह का, जिससे ना बंदूक की आवाज़ नहीं आई, शायद मैंने गलती से वो बोल दिया था और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे इस बारे में, आप लोगों का शुक्रिया था मुझे ठीक करने के लिए। अब बढ़ते हैं वापस से स्टोरी लाइन की ओर और हम देखते हैं कि जैसे ये ना उनका वो जो स्नाइपर बंदा मरता है तो उन्हें पता चल जाता है कि जो मेन बंदा है या फिर सामने कोई बंदा है जो उनके ऊपर फायरिंग कर रहा है, तो वो भी उसे लोकेट कर लेते हैं। इसे देख करके वो लीडर होता है शायद इनकी टीम का, वो बोलता है कि ये बंदा अपनी मौत को ढूंढते हुए खुद ही बाहर आ गया इस बार ये हमारे लिए अच्छा मौका है, हम सभी लोग एक साथ अलग अलग दिशाओं से अटैक करेंगे, तो हो सकता है ये हमारे अटैक को ब्लॉक ना कर पाए, तो सभी मेरे साथ कहने के साथ ही फायरिंग शुरू कर दो। तो हम देखते हैं कि वो धुआंधार फायरिंग है ना करने लग जाते हैं, कोई उधर से कर रहा है कोई इधर से कर रहा है, लेकिन हमारे जो जोंग है उसे किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ता। वो उनके अटैक को तो आराम से है ना अपने स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लेता है और साथ साथ ना स्नाइपर से ना शूट भी करता रहता है, उनके बंदों को भी ना लगातार मारते रहता है। और ये देख करके जो एनिमी वाले सैनिक होते हैं वो सोचते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, आखिरकार हम ना इस बंदे को मार क्यों नहीं पा रहे हैं और एक्चुअली ये बंदा हमें क्यों मार पा रहा है। तो जो चश्मे वाला बंदा होता है या फिर इनका जो लीडर होता है वो बोलता है मुझे लगता है इस बंदे के पास भी है ना म्यूटेंट हो गया और उसके पास भी पावर आ गई, जिसलिए ये हमारे अटैक को है ना आराम से संभाल पा रहा है। तभी हम देखते हैं वो एक आंख वाला बंदा होता है वो बोलता है ऐसा ही लगता है मुझे भी कि वो हमारे है ना जो अटैक करते हैं उसे वो अपने आप को डिफेंस है वो कर सकता है और साथ साथ वो अटैक भी कर सकता है। तो ये सुनने के बाद जो चश्मे वाला बंदा होता है या फिर जो लीडर होता है वो बोलता है कि पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो, ये ऐसा व्यक्ति है जिससे हम लोग है ना आसानी से नहीं निपट सकते, तो हमें अभी यहाँ से पीछे हटने की जरूरत है। और वो भी है ना पीछे की ओर हटते हुए बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ना हमारे लिए अपमानजनक बात है कि हम
हम अकेले अकेले व्यक्ति को है ना हैंडल वो नहीं कर पाए, लेकिन है ना आखिरकार हम यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, हमें है ना इसका अभी है ना पीछे हटना ही होगा। और हमारे लिए ये भी बुरा है कि हमारे जो साथी हैं वो यहाँ पे मर चुके हैं और हम उनकी डेड बॉडियों को भी अब कलेक्ट है वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें इस बारे में अभी चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें जल्दी से पीछे छोड़ देना चाहिए। हम है ना इस बंदे से निपटने के बाद में उनको भी कलेक्ट है वो कर लेंगे। और दूर से अपना जो जोंग होता है इन दो बंदों को भी भागते हुए देखता है, और इन दोनों बंदों को वो देख रहा था कमांडिंग वगैरह कर रहा है, तो वो ये सोच रहा था कि ये दोनों ही बंदे हैं ना यहाँ पे लीडर होंगे, कोई सीनियर लीडर हो सकता है और दूसरा वाला छोटा लीडर हो सकता है, मतलब मेन बंदे ये दोनों ही है। तो इसलिए जो जोंग है सबसे पहले इन दोनों को निपटाने का सोचता है और इन दोनों पे ना एक एक बुलेट वो फायर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं इन दोनों बंदों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और उस अटैक को बड़े इजीली ना डोज कर लेते हैं। ये देख करके जो जोंग है वो सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि ये लोग भी है ना सुपर नेचुरल पावर है, ये म्यूटेटेड बंदे हैं और इन्हें ना इंसानों के द्वारा म्यूटेटेड किया गया है या फिर प्राकृतिक रूप से म्यूटेटेड है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों के पास भी है ना कुछ पावर्स हैं जिसी कारण से जो मैं हमला कर रहा हूँ उसके कारण ये आराम से डोज वो हो पा रहे हैं। लेकिन यार मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने इस प्रकार की कोई दवाई है वो डेवलप कर ली है क्या, जिससे कि है ना ये अपने लोगों को है ना और भी ज़्यादा पावर वो दे सकते हैं। मतलब एक तरह का कहना मतलब है कि है ना एक्चुअली में इनकी अवेकनिंग कम होती है जब ये मरने वाले होते हैं, लेकिन शायद है ना इन लोगों के पास ऐसी दवा या फिर ऐसी टेक्निक आ गई है जिससे ये दूसरे इंसानों को भी है ना पावरफुल बना सकते हैं, थोड़ी बहुत शक्तियाँ दे सकते हैं। ये जोंग यहाँ पे सोच रहा होता है कि हो सकता है कि उनमें से भी हो सकता है कि है ना एक ऑटोमेटिकली अपने द्वारा बने गए म्यूटेंट भी हो। अब जोंग को ये पता नहीं चल पा रहा होता है कि ये भी है ना नेचुरली बनाए गए या इंसानों के द्वारा इन्हें म्यूटेंट किया गया है, तो वो सोचता है कि वो बाकी जो लोग हैं उन्हें देखता है, उन्हें देखकर वो सोचता है कि अरे यार बाकी लोगों को देख करके मुझे लग रहा है कि इन दो बंदों को जो लीडर और वाइस लीडर उनको छोड़ करके बाकी सभी नॉर्मल इंसान हैं, इनमें किसी प्रकार की पावर नहीं है, तो मुझे पहले इन लोगों को शिकार बनाना चाहिए। फिर हम देखते हैं जॉन है ना उन बंदों को जान से नहीं मारता, उनके पैरों के अंदर बुलेट मारता है जिससे है ना वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं और वो वहाँ से रेंज से बाहर ना निकल पाए और आगे की ओर कवर वगैरह न ले सके। तो हम देखते हैं उनको पैरों में गोली मारने के कारण वो वहीं पे गिर जाते हैं। ये देख कर के जो उसके साथी होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और बोलते हैं कि कोई भी मेरी अनुमति के बिना उनकी हेल्प करने के लिए नहीं जाएगा। ये उस बंदे की प्लानिंग है, हमें कैसे भी करके इनकी सुरक्षा पर ध्यान पहले देना होगा। सभी लोग है ना चारों मेरे आराम से फैल जाओ, पहले कवर लो, उसके बाद में हम है ना जैसे ही मैं ऑर्डर दूँ उस प्रकार से तुम्हें एक्ट करना है। तो हम देखते हैं कि वो वैसे ही करते हैं और सभी लोग अपना कवर लेने के बाद में जो लीडर होता है वो बोलता है कि अब तुम लोगों के पास एक स्मोक बम होगा, उस स्मोक बम को सामने की ओर फेंको जिससे कि है ना उस बंदे का विजन है वो क्लियर ना हो। और है ना वो मन ही मन सोचता है, हम देखते हैं सामने की ओर स्मोक को फेंक के मन ही मन सोचता है कि वो बंदा सामने से स्नाइपर चला रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्मोक बम फेंकेंगे तो वो सामने की ओर देख ही नहीं पाएगा तो हमारे ऊपर स्नाइपर से अटैक कैसे करेगा। वाकई में ये लाजवाब अटैक है। तो हम देखते हैं कि जो जोंग है वो भी नोटिस कर लेता है कि सामने वाली टीम ने उसके ऊपर स्मोक बम है वो फेंका है। ये देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और बोलता है मुझे लगता है कि जो सामने वाली टीम का लीडर है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उससे पहले भी है ना इस प्रकार के युद्ध या इस प्रकार की परिस्थितियों का नॉलेज है, तभी उसने अच्छी स्ट्रेटजी का यहाँ पे यूज है वो किया है, लेकिन इस प्रकार की स्ट्रेटजी मेरे सामने नहीं चलने वाली है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी स्पेस स्टोरेज का यूज करते हुए उस स्मोक को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो स्मोक होती है वो हटने लगती है और जो बंदे रेस्क्यू करने के लिए आए होते हैं या और होते हैं वो सभी लोग भी है ना दिखने लग जाते हैं, जिससे उनके ऊपर फिर से एक शामत है वो आ जाती है और वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं कि आखिर वो इंसान यार किस प्रकार का इंसान है, क्या हम उससे ना बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते क्या। मुझे लगता है हम तो उसके बिल्कुल भी अपोनेंट है ही नहीं। आखिरकार कैप्टन हमें ना ऊपर अफसरों से ना बात कर करके हमारे हायर से बात करके हमारे लिए मदद मांगनी चाहिए ताकि बेस से हमारे लिए यहाँ पे मदद आ जाए और हम इस बंदे से किसी प्रकार से लड़ पाएँ। ये सुनने के बाद में जो कैप्टन होता है गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, आखिरकार हम ही लोग यहाँ पे बचाव दल के रूप में आए हैं, अगर हम लोग भी है ना बेस से वापस हेल्प मांगेंगे या वापस लौटेंगे तो हमारा जो चेहरा है वो दिखाने लायक क्या रह जाएगा, हम लोग उन लोगों का ना किस प्रकार से सामना करेंगे, हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, तुम ये समझ रहे हो। तो हम देखते हैं वो सैनिक डरते हुए बोलता है लेकिन वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डरावना है, बहुत ही ज़्यादा, वो इंसान नहीं शैतान है शैतान, वो हमें पीट पीट कर मार डालेगा, कैप्टन एक बार सोच के देखिए। और हम देखते हैं इसी प्रकार से वो सैनिक डर रहा होता है। तभी शायद जो है ना वाइस कैप्टन होता है वो है ना सभी लोगों को हौसला देते हुए बोलता है अरे शांत हो, पहले तुम सभी लोग शांत हो और मेरी बात सुनो, वह व्यक्ति है ना अभी तक घर से बाहर नहीं निकला है, इसका मतलब ये है कि वो हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा सावधान है, यानी उसे भी हमसे डर लग रहा है, इसलिए तुम लोगों को ज़्यादा चीज़ है ना डरने की नहीं है। वो व्यक्ति भी डर रहा है, हम व्यक्ति भी डर रहे हैं, बस हमें अपने आप को शांत करने की जरूरत है। तभी जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, उस बंदे की जो निशानेबाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जितनी कि तुम्हारी और मेरी है, वो स्नाइपिंग काफ़ी अच्छा है, अगर हमने अपना एक छोटा सा भी शरीर का हिस्सा दिया है तो वो है ना उस पर एम करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और इसी प्रकार से हम लोगों की जान वो जाती रहेगी और हम लोग खतरे में बने रहेंगे। तो हम देखते हैं वो बैठ करके एक प्लानिंग है वो करने लगते हैं और वो एक बंदा होता है जो वाइस कैप्टन, वो बताता है कि हमारे सामने ये कुछ घर हैं, हम ऐसा कर सकते हैं इन घरों को तोड़ते हुए ना सीधी की ओर भाग जाएं। अगर है ना उस बंदे को घरों के है ना आड़ में अगर हम लोग दिखेंगे ही नहीं तो वो हम पे एम है वो कैसे करेगा,
रहेगा और हमारा कुछ भी वो बिगाड़ नहीं पाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनके आसपास जो घर है उनसे होते हुए है ना, तो उनको तोड़ करके या फिर उनका कवर लेते हुए ये यहाँ से भागने की सोच रहे होते हैं, ताकि है ना जोंग है ना इनका कुछ भी है वो बिगाड़ ना पाए। और इस प्रकार का जो प्लान है वो देख करके जोंग है वो भी बोलते हैं, वाकई में यार तुम लोग तो है ना कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हो, जाओ जाओ अभी तो तुम जाओ और कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को बुला करके लाओ। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। जब स्ट्रॉन्ग लोग से लड़ूंगा तभी तो मुझे मज़ा आएगा। और मैं तुम लोगों को तब तक मारता रहूँगा जब तक कि तुम डर डर के है ना खुद ही मर नहीं जाओ। मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं, आते जाओ जितने आना है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो जिनसान बेस होता है उसकी ओर। और हम देखते हैं जिनसान बेस का जो लीडर चेंग होता है वो बैठ करके रिपोर्ट के ऊपर डरा होता है। शायद है ना रिपोर्ट उन्होंने कर दी होगी उन बंदों ने कि ये हमें कैजुअलिटी हुई है, लेकिन हेल्प है उन्होंने नहीं मांगी होगी। तो इधर ये रिपोर्ट देख कर वो मनी में सोचता है, वाकई में इस बार जो मैंने दल है वो भेजा था उन्होंने लगभग अपने 12 सैनिक वो खो दिए यार, ये तो बहुत ही बड़ी डैमेज हम लोगों को मिली है। तभी हम देखते हैं जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है कि लीडर जी, जो सेन होंग है और जो यू लेंग है उनका जो इस बार का प्रदर्शन है वो कुछ ज़्यादा ही खराब है और हमारे ये जो संगठन है उसकी अपेक्षाओं पे वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें चेतावनी के रूप में एक कड़ी सजा है वो देनी चाहिए। इसका मतलब उन दोनों बंदों में से ना एक बंदे का नाम सेंग होग होगा और दूसरे का नाम यू लेंग होगा। अपने तो कैप्टन और वाइस कैप्टन ही बोल देंगे, उनको थोड़ा ईजी रहेगा अपने को समझने के लिए। फिर जो चेंग होता है वो बोलता है कि वाकई में जो सामने वाला अपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उसकी नॉलेज उसके पास किस प्रकार की पावर है वो हमें नहीं पता है। तो इस प्रकार के बंदे से लड़ना हमेशा ही मुश्किल रहा है। तो हम है ना उन दोनों बंदों को इस प्रकार से दोषी है वो नहीं ठहरा सकते, क्योंकि है ना ये समय बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए। लेकिन हम इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले ना इस प्रॉब्लम को सोल्व हो जाने दो। हालांकि आखिर मुझे तुम ये बताओ कि ये जो रहस्यमय स्थल है या फिर विला है उसका मालिक कौन है? मैं तो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। मुझे उस विला के बारे में उसकी जानकारी है वो बताओ, अगर तुम्हारे पास इसकी कोई जानकारी है तो वो दो। तो जो सेक्रेटरी होती है उसके पास अपना लैपटॉप लेकर के आती है और बोलती है कि हाँ, मुझे जो सेक्रेटरी प्राप्त हुई है, जो मुझे है ना जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है। तो जो सेक्रेटरी होती है वो है ना अपना लैपटॉप में बताते हुए बोलती है कि ये जो नदी है इसके पास ये जो यूको मेंशन है, इस मेंशन के अंदर ही वो बंदा है वो रहता है, जैसा कि उन बंदों ने हमें रिपोर्ट की है। और साथ ही साथ हमारी जो खुफिया सूत्र है उससे हमें पता चला है उस बंदे का नाम जोंग है। और जहाँ तक इस विला को बनाने का पर्सन है तो मुझे पता चला है कि 10 साल पहले इसे वांग सिमिंग नाम के एक बंदे ने बनाया था, जिस पे हम लोगों ने पहले ध्यान है वो नहीं दिया। लेकिन जब हमारे इंजीनियर ने इसे ढंग से है ना स्टडी किया तो हमें पता चल रहा है जो इस विला की जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारा जो जिंगसान बेस है उसके मुकाबले कहीं पर भी कम नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छी डिफेंस सिस्टम है। तो ये सुनने के बाद में जो लीडर होता है चेंग वो बोलता है कि आखिरकार ये जोंग, ये बंदा कौन है, तुम इसके बारे में मुझे बताओ। तो जो सेक्रेटरी होती है वो बताती है कि ये वही व्यक्ति है जो दक्षिणी साइड के अंदर एक गोदाम था उसके अंदर चोरी हो गई थी और वहाँ का ये मैनेजर था। तो है ना इसके ऊपर संदेह गया था, इसी ने ना वो उस चीज़ की चोरी की है और इसी के हाथ में उस मैदान का इस गोदाम का मैनेजमेंट था। ये सुनने के बाद जो चेंग होता है वो बोलता है, अच्छा ये बात है, अगर यही बात है तो सारी बातें ना समझ में आती है और सारी चीज़ें कड़ियों से कड़ियाँ मिलाती है। एक ऐसा छोटा सा व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसका बैकग्राउंड भी कोई हाई नहीं है, लेकिन जो उसकी किस्मत है वो वाकई बहुत ज़्यादा लकी पर्सन रहा होगा कि उसके अंदर म्यूटेंट होने की जो पावर है वो आ गई और उन शक्तियों का यूज करते हुए वो इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर अभी भी जीवित रहा और उसे अच्छे से है ना मैनेज कर पाया कि वो आराम से इस लाइफ के अंदर रह सके। फिर ये सब बातें सोचने के बाद जो चेंग है अपने ही मन ही मन सोचने लगता है कि एक गोदाम का मैनेजर, उसके पास म्यूटेटेड होने की शक्तियाँ हैं और इस प्रकार की शक्तियाँ हैं कि उसके ऊपर चलाई गई गोलियों को वो आराम से डिफेंस वो कर सकता है और उसके पास ताकत भी है। इसी प्रकार से मन करने के बाद तभी उसके दिमाग की जो बत्ती है वो जगती है और वो बोलता है कि अगर वह व्यक्ति एक नॉर्मल पर्सन होता है जिसके पास म्यूटेंट होने की ताकत वो आ गई है तो वो जो हुआन हुआन है और जो ल्यू जियांग है उससे मिलते समय काफ़ी ज़्यादा खुश होना चाहिए था उसे, और उसे है ना रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि वो लोग आकर के है ना उसकी हेल्प करें और इस जो अपोकलिप्स का टाइम है उसके अंदर उसकी मदद है वो करें। और आखिरकार इस प्रकार की परिस्थितियों में तो उसे गिड़गिड़ाना चाहिए था मदद के लिए, ताकि है ना वो इंसान बेस पर आ सके और आराम से रह सके। लेकिन आखिरकार वो है ना जो बाहरी की दुनिया है वहाँ पर रहना चाहता है जहाँ पर आपूर्ति यानी जो खाने की चीज़ें उनकी बहुत ही ज़्यादा कमी है और जहाँ पर जीवित रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसने ये रास्ता चुना ना कि हमारे पास आने का, बल्कि हमारे पास आने की जगह उसने तो हमारे ऊपर अटैक, हमसे पंगा लेने का और हमारा अपमान करने के बारे में सोचा। और साथ साथ हो सकता है उसने हुआन हुआन और जो लिंग जियान है उसे मारने की कोशिश भी की हो। इसका मतलब तो एक ही है कि उन लोगों को है ना जो उस बंदे के बारे में एक ऐसे रहस्य का पता चल गया था जो बाकी लोगों को है ना उस रहस्य के बारे में पता नहीं था। अब इतनी सारी कंक्लूजन पहुंचने के बाद जो सेक्रेटरी भी सारी बात सुनती है वो भी हेजिटेट करती है कि आखिर ये चल क्या रहा है और जो चीफ है वो सोच क्या रहे हैं। तभी जो चेंग है वो बोलता है कि इस रहस्य की खोज मुझे लगता है जो हुआन हुआन है और जो लियो जियांग है उनके द्वारा कर ली गई थी, इसीलिए है ना उसने या तो उन्हें रास्ते से हटा दिया होगा या फिर वो किसी प्रकार की मुसीबत के अंदर होंगे। तो ये सुनने के बाद जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है आखिर आप कौन से रहस्य की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने किस प्रकार का रहस्य
रहस्य है उसका पता लगा लिया था। तो हम देखते हैं जो चेन होता है वो बोलता है कि ये सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इस अपोकलिप्स वाली दुनिया के अंदर उस बंदे के पास केवल सप्लाईज हो सकती है, बहुत सारी खाने की आपूर्तियाँ हो सकती है, तभी उसने ना बाहर रहना चुना होगा। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इसका मतलब ये हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा गोदाम जिसमें भारी मात्रा में आपूर्तियाँ उपलब्ध थी उस बंदे के हाथ में लग गई है, क्योंकि उसने अपनी इस स्पेशल जो म्यूटेंट शक्तियाँ हैं उनको यूज करते हुए उन्हें छुपाया होगा। अब मेरे को सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई, सारा मामला साफ हो गया है और कड़ी से कड़ी मिल गई है। और आखिरकार जो जोंग है वो इस प्रकार का व्यवहार है वो क्यों कर रहा है वो भी समझ में आता है। अब बस हमें एक ही काम करना है, इस मामले के अंदर जो जोंग है उसे वहाँ से हटाना है। ये सुनने के बाद में जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है कि लीडर आपको बधाई हो, हमारा जो जिनसान बेस है उसके लिए बड़ी मात्रा में हमें जो सप्लाईज है वो है ना उसके द्वारा मिल जाएगी। ये सुनने के बाद जो चेंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आजकल जो हमारी बेस की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप में चल रही है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसकी कमी आती गई है। हमारे पास भोजन ऊर्जा का मामला में हम और भी ज़्यादा कमी हो गए हैं। हम है ना उत्पादन तो कुछ नए के बराबर कर रहे हैं जबकि वे हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। इसलिए हमारे है ना पास है ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में समय के साथ धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा सप्लाईज की कमी आ गई है। लेकिन जब हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े गोदाम की सप्लाई हाथ में होगी तो कम से कम 10 सालों के लिए हमारे हाथ में प्रचुर मात्रा में आपूर्तियाँ होगी, जिससे हम आराम से अपना जो जीवन वो चला सकते हैं। और वो फटाफट ऑर्डर देता रहता है कि जो कैप्टन लिंग फैंग है उसे यहाँ पे बुलाओ, मतलब कोई ना कोई एक और टीम को या तो भेजेगा वहाँ पे मदद करने के लिए या फिर जोंग को मारने के लिए। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है जो जूजन टाउन है उसकी ओर। और हम देखते हैं कि अपना जो चुन नहीं होता है वो भी नए सैनिकों को देख लेता है। इन्हें देखकर वो सोचता है अरे भाई वाकई में कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं, मुझे लगता है कि मुझे तुरंत इनके बारे में जो ब्रदर जोंग है उन्हें ना उन्हें सूचना देनी होगी कि हमारे विलेज में इस प्रकार के लोग आ चुके हैं। तो हम देखते हैं वो अपने रूम में आता है और रूम में आकर के हड़बड़ाहट में फटाफट जोंग को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि बॉस बॉस कुछ लोग हमारे गांव में आ चुके हैं। तो ये सुनने के बाद में जोंग सामने से बोलता है अच्छा तो इसका मतलब जो जिनसान बेस के लोग हैं उन्होंने आपको ढूंढ ही लिया। ये सुनते ही ना जो चुन नहीं होता है वो हैरान होता है कि आखिर इसे उन लोगों के बारे में कैसे पता चला। और वो बोलता है कि बॉस वाकई में आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे है ना पास है ना एक जो सैनिकों का समूह आया है और वो हमारे गांव में आकर के ठहरा है। और फिर जो जोंग है वो बोलता है कि फैटी जू मैं तुम्हें ना पहले आगाह कर देता हूँ, इन बंदों से सावधान रहने की तुम्हें जरूरत है। और इस चीज़ की चेतावनी मैंने तुम्हें पहले भी दी थी। ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है और ये सीधे तरीके से काम वो नहीं करते। ये पूरे शहर पे है ना कब्जा करने आए हैं और यहाँ की सप्लाई लेने के लिए आए हैं। इन लोगों के ऊपर किसी प्रकार की नैतिकता या कानून से ये लोग बंधे हुए नहीं है, किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको फिर से सावधान कर रहा हूँ कि आपको अपने जो भोजन है उससे बचाना चाहिए, ताकि है ना ये लोग लूट करके तुम्हारे भोजन को लेकर के न चले जाए। आपको अपने जीवन के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। अब इतनी बातें सुनने के बाद में थोड़ा सा अपना ना जो चुन नहीं होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है लेकिन चिंता मत करो बॉस, अगर आप मुझे कहेंगे कि यहाँ से भागना है तो मैं चुटकियों में ही भाग जाऊंगा और है ना ये लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन ये बात मेरे पे लागू रहती है क्योंकि वो लोग हमारे है ना गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा सम्माननीय अतिथि है वो बन चुके हैं और सभी घरों के अंदर उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत है वो हो रहा है। और जो भी है ना वो लोग कह रहे हैं वो है ना उसे सुन रहे हैं। अगर मैं उन लोगों को कहने जाऊँगा कि ये लोग अच्छे नहीं है लूटने के लिए आएंगे तो कोई भी मेरा बना बंदा है ना मेरे गाँव का है ना कोई भी इंसान मुझ पे है ना विश्वास है वो नहीं करेगा और मेरे लिए परिस्थितियाँ बेकार हो जाएगी। तो ये सुनने के बाद जो जोंग होता है वो बोलता है कि फिर ठीक है उन लोगों को तुम अकेला छोड़ दो, आखिरकार है ना जब काम ही नहीं करे तो ऐसी बात कहने से क्या ही फ़ायदा है। लेकिन तुम बस अपनी और अपने आसपास जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी रक्षा उनकी सुरक्षा के बारे में ज़्यादा सोचना। और हाँ फैटी जो मैं तुम्हें एक बात है वो याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना एक सच्चा भाई वो मानता हूँ और तुम्हें हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ के अंदर देता हूँ, इंपॉर्टेंस है वो अपनी लाइफ के अंदर देता हूँ। लेकिन अगर तुमने कभी कुछ मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। तो ये सुनने के बाद में जो सामने से चुन नहीं होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो बॉस, मैं आपके दिल के अंदर राज करता हूँ, आप मेरे दिल के अंदर राज करते हो, मैं आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अब मुझे तुमसे ना एक मदद चाहिए, मुझे उन लोगों की क्या गतिविधियाँ चल रही है उसके ऊपर नज़र रखते हुए सारी डिटेल में बताओ कि वो अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं, अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब एक तरह से है ना यहाँ पे चुनने को उनका ना अपने जोंग का जासूस बनने के लिए बोला जाता है। तो ये सुनने के बाद में चुनने होता है वो हेजिटेट करता है, बोलता है कि एक्चुअली बॉस मैं इन कामों में अच्छा नहीं हूँ और जो वो सैनिक है वो बहुत ज़्यादा है ना मर्डर्स इंटेंस वाले, मतलब वो लोगों के खून वगैरह करते रहते हैं और जब भी मैं उन लोगों को देखता हूँ तो मुझे डर लग जाता है। मतलब यहाँ पे चुनने की थोड़ी हालत है वो टाइट होने लगती है। तो उधर से जोंग होता है वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है फेटी, क्योंकि मैं नहीं
नहीं चाहता कि तुम उससे जाकर के सीधी लड़ाई करो। बस तुम्हें बस इतना ही करना है, तुम्हें चुपचाप रहना है और उनके बारे में पता लगाना है कि वो किस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं, और बस तुम्हें इतनी मेरी मदद करनी है और वो न्यूज़ है मुझ तक पहुँचानी है, और टाइम आने पे इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवार्ड है वो दूँगा। अब ये बात सुनने के बाद में अपना चुनने रिलैक्स हो जाता है और बोलता है कि बस ये बात अच्छी है मालिक, जब तक आप मुझे किसी से लड़ने के लिए नहीं बोलते बॉस, वाक़ई में ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और हम देखते हैं कि बाहर की ओर जो विलेज चीफ़ होता है, वो उन सैनिकों को भेज रहा होता है कि इधर चले जाओ, इस घर में चले जाओ, यहाँ पे आराम करो, वो करो। तभी हम देखते हैं कि जो चुनमुई होता है वो अपने दादाजी के पास आता है और बोलता है दादाजी। तो हम देखते हैं कि दादाजी भी उसे देखकर ही सरप्राइज़ होता है, क्योंकि उन्होंने मना किया होता है कि तुम्हें बाहर नहीं आना है, और वो है ना अभी भी उस पे चिल्ला रहे होते हैं कि आखिरकार तुम एक म्यूटेंट इंसान हो, आखिरकार हमारी ये जो जूडो गाँव उसका एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। दूसरे लोगों को है ना इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर भविष्य के अंदर इस प्रकार की लापरवाही से तुम बाहर निकलोगे, तो हो सकता है कि हमारी इतने दिन की गई मेहनत ना बेकार चली जाए। तुम्हें मेरे जो आदेश हैं, मेरे जो ऑर्डर्स हैं, उनकी पालना है वो करनी चाहिए, और जब तक तुम्हें ऑर्डर ना मिल जाए उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें काम है वो करना चाहिए। तो हम देखते हैं जो चुनमुई होता है वो बोलता है कि दादाजी, क्या आपको लगता है कि इस मामले को ज़्यादा छिपा कर ना रखा जा सकता है? मुझे लगता है इस बार आपने हमारा जो जूजियान गाँव है उसे बड़ी ही मुश्किल में डाल दिया, मुसीबत में डाल दिया है। हमारा गाँव इतना बड़ा है कि मान लो हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया, तो आपको क्या लगता है हमारे गाँव में से कोई और बंदा इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा? मुझे लगता है देर सवेरे है ना ये जो सच्चाई है सभी लोगों के सामने आ जाएगी, और हमारे लिए जो उस समय मुसीबत है और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हमें खुले रूप में इस बात को स्वीकार करना होगा और अपनी ईमानदारी का प्रतीक देते हुए उन लोगों को पहले बताना देना चाहिए, वरना उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो वो हम लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे और परिणाम बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो हम देखते हैं उसके दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुम बात तो सही कर रहे हो, तो चलो आओ मेरे पीछे आओ, हम चल करके उसे इस बारे में बताते हैं। तो हम देखते हैं कि वो पीछे जाते हैं और उन सैनिकों के पास जाने के बाद में अपना जो है ना दादाजी बताता है कि ये मेरा पोता है जो चुनमुई, और ये एक म्यूटेंट इंसान है और मैं इसे आपसे मिलवाना है वो चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तभी ये सुनकर ये जो चश्मे वाला बंदा होता है वो सामने आता है और बोलता है क्या तुम एक म्यूटेंट व्यक्ति हो, आखिर तुम्हारे पास किस प्रकार की स्पेशल पावर्स है? तो जो अपना चुनमुई होता है वो बोलता है कि एक्चुअली मैं बर्फ़ और बर्फ़ से संबंधित चीज़ों को थोड़ा बहुत नियंत्रित वो कर सकता हूँ, और ये जूडो गाँव के अंदर जितने भी इग्नू दिख रहे हैं, इग्नू जो घर है वो दिख रहे हैं, वो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। और हम देखते हैं कि वो फिर अपनी जो पावर है उसका नमूना पेश करते हुए एक छोटी सा बर्फ़ का गोला है वो उठाता है, हवा के अंदर फ्लोटिंग करता है। इसे देख करके जो लीड होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाक़ई में यार तुम तो ब्रदर कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो, मुझे नहीं पता था इस छोटे से गाँव के अंदर तुम जैसा प्रतिभाशाली इंसान भी रहता होगा, वाक़ई में यार तुम वाक़ई में अनोखे बंदे हो। फिर हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो है ना विलेज चीफ को बोलता है, विलेज चीफ आज हम इस ब्रदर के साथ बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है वो पीने वाले हैं, तो गाँव के किसी बंदे से कहो कि हमारे लिए अच्छा सा खाना और हमारे लिए अच्छे से जो ड्रिंक है वो उपलब्ध कराओ। फिर हम देखते हैं कि है ना जब टाइम मिलता है चुनमुई को, तो वो जोंग को फ़ोन करते हुए बताता है कि ये लोग है ना जो तुम्हारे आश्रम है उस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने ना कुछ लोगों को टीम बनाई है और इकट्ठा करके मेन जो पॉइंट है, जो नींव है तुम्हारे घर का, वहाँ पे डायनामाइट लगाने के बारे में सोचा है, और है ना तुम्हारे घर को जो ब्लास्ट है वो करने के बारे में सोचा है। तो ये सुनने के बाद जो जोंग होता है वो बोलता है कि मैं समझ गया और तुम्हारी इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ चुनमुई, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम है ना अब परमानेंटली जिंसान बेस के साथ मिल जाओगे और उसके साथ रहोगे? कहीं तुम्हारे मन में इस चीज़ का विचार है वो तो नहीं आ रहा? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम मेरे बात को मानोगे और मेरी बातों का अनुसरण करोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो होने वाली है। तो हम देखते हैं जो चुनमुई होता है ये बात सुनकर ये बोलता है बॉस, आपको मुझे पता है, मुझे आपके ऊपर 100% भरोसा है कि अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो मैं काफ़ी अच्छे से रह सकता हूँ, और मुझे आपके ऊपर ज़्यादा ही विश्वास है इन लोगों के मुकाबले। तो मैं आपको छोड़ कर के कहीं पर भी है वो जाने वाला नहीं हूँ। तो ये सुनने के बाद में जोंग होता है वो बोलता है कि बिल्कुल, अब है ना तुम्हें ना इस बात पे कभी भी पछतावा नहीं होगा कि तुमने मेरा साथ वो चुना। बस तुम देखते रहो, वर्तमान में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है तुम मुझ तक पहुँचाते रहो। अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी है ना परेशानी का सामना हो तो मुझे है ना याद करना भूलना मत, मैं तुम्हारी उसी समय ना मदद के लिए आ जाऊँगा या मदद कर दूँगा। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद में चुनमुई भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू बॉस, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इधर हम देखते हैं जो चुनमुई होता है फ़ोन काटने के बाद सोचता है कि आखिरकार वो है ना इस समय है ना मुझसे निपटने के लिए किसी बिल्डिंग को ब्लास्ट करने के मटेरियल को जुटा रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि जो इंसान बेस इतना बड़ा है तो उसके पास है ना विस्फोट की जो सामग्री है वो बड़ी मात्रा में होगी। हो सकता है कि मेरे जैसे जो 10 आश्रम है या मेरे जैसे जो 10 विले हैं वो भी उड़ा सके। यानी वाक़ई में यार ये बहुत ही मोटी समस्या हो सकती है। लेकिन इस चीज़ के अंदर भी मेरे लिए जो प्लस पॉइंट ये है कि जो वर्तमान परिस्थिति यानी जो अपोकलिप्स की परिस्थिति है इसके अंदर है ना जो एक्सप्लोजिव है, जो ब्लास्ट करने का सामान है वो उन्हें खुद आकर के यहाँ पे लगाना होगा, और मेरे जो है ना इस विला है उसके करीब आना होगा, तभी वो लोग है ना उसे इम्प्लांट वो कर सकते हैं। तो इससे है ना मेरे पास है ना उनसे निपटने के और भी कई तरीके हैं जब ये चीज़ करने के लिए आएंगे। आखिरकार ये मेरा जो घर है, ये मेरा एरिया है भाई, हर दिन ना
बंदे का एरिया अलग-अलग होता है और ये फ़ील्ड मेरी है। अगर वो मेरे पास आएँगे तो मैं इस समस्या से बड़ी आसानी से वो निपट सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो सभी लेडीज़ को इकट्ठा करता है और बोलता है कि जो जिन्सान बेस के लोग हैं, वो जल्द ही हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएँगे। इसलिए सुरक्षा कारणों के कारण मैं ऊपर की दोनों मंजिलें वो खाली करवा रहा हूँ और आप सभी लोगों को नीचे जो अंडरग्राउंड बेसमेंट है उसी के अंदर जो कार्य है वो करना होगा। माना कि ये सारा चीज़ अस्थायी रूप से है और हम है ना भूमिगत ही रहेंगे अपनी सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों को ये इस पे ना चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा करने के लिए मैं हूँ। लेकिन हम देखते हैं सभी लड़कियों के चेहरे पे 12 बजे होते हैं और टेंशन में होते हैं कि आखिरकार है ना हमारा क्या होगा इसी प्रकार से। तब हम देखते हैं फिर से छाती ठोकते हुए अपना जोंग होता है, बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, जो जिनसान बेस की ताकत है वो अच्छी है लेकिन वो हमारी सुरक्षा को भेद नहीं सकती। आखिरकार तुम लोगों को मुझे भरोसा नहीं किया, बस मेरा भरोसा रखो और तुम लोग आराम से अपना-अपना जो रूटीन का कार्य है वो करो। फिर यहाँ से अपना जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो सुपर कंप्यूटर वाला रूम होता है उसकी ओर, जहाँ पे अपना जो है ना जोंग आते हुए सीक्वेंस से पूछता है, सीक्वेंस जो काम मैंने तुमको करने को बोला था क्या तुम उस काम को करने में है ना सक्सेसफुल हुई? तो हम देखते हैं जो सीक्वेंस होती है वो बोलती है कि एक्चुअली आपने ना जो कहा था कि दूसरे सामने वाले बंदों के नेटवर्क को हैक करो, लेकिन है ना मैं उनकी सुरक्षा के अंदर भेज दे जो घुसपैठ है वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उनके पास भी काफ़ी अच्छे स्किल्स बंदे मुझे लगते हैं जिसके कारण ना मैं उनको हैक है वो नहीं कर पा रही। ये सुनकर के जो होता है वो बोलता है कि आखिरकार उनके जो नेटवर्क उपकरण है और जो नेटवर्क विशेषज्ञ हैं उनकी संख्या भी तो हमसे ज़्यादा ही होगी और वो लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो गए हैं, तो आखिर मुझे लगता है तुम्हारे लिए भी इससे है ना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो हम देखते हैं जो सीकिन होती है वो बोलती है कि एक्चुअली बात ये है कि जो सीकिन है इतनी अच्छी नहीं है। माना कि मैं है ना एक चतुर महिला हूँ लेकिन अगर मेरे पास चावल नहीं होंगे तो मैं खाना किस प्रकार से बनाऊँगी? मतलब एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर है ना खाना बनाने के लिए जो चावल ही नहीं होंगे, मतलब वहाँ पे चावल ज़्यादा चलते हैं ना इसलिए। खाना बनाने के चावल ही नहीं होंगे तो एक महिला चावल किस प्रकार से बनाएगी? उसी प्रकार से अगर मुझे उसके नेटवर्क को हैक करना है तो मुझे एक माध्यम तो चाहिए ना जिससे मैं उसके द्वारा जुड़ सकूँ। हमारा अगर किसी प्रकार से कोई लिंक ही नहीं होगा तो मैं उन्हें हैक है वो किस प्रकार से कर पाऊँगी? अगर मुझे हैक करना है तो उनके जो स्थानीय नेटवर्क है उसके है ना मेरे इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होना चाहिए या फिर किसी ट्रांजिस्टर के माध्यम से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में मैं उनके ऊपर वायरस से अटैक है वो कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है उनका जो स्थानीय नेटवर्क है जिसका वो उपयोग कर रहे हैं उससे मैं कनेक्ट है वो नहीं कर पा रही हूँ। तो हम देखते हैं जो जोंग होता है उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि मेरा इरादा है ना तुम्हें किसी प्रकार से दोषी देने का नहीं, इसलिए तुम उसमें ना शेड है वो मत हो। मैं चाहता हूँ बस तुम तो हमारी जो इस नेटवर्क है उसकी सुरक्षा करो ताकि हमारा कोई सिस्टम है वो हैक ना कर ले। और जब तक तुम ये कार्य करती हो तब तक भी मैं खुश रहूँगा। अगर इसके अतिरिक्त तुम सामने वाले बंदे के भी है ना सर्वर को हैक कर लेती हो, घुसपैठ करने में कामयाब रहती हो, तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम नहीं भी कर पाती हो तो बस तुम्हें अपने जो अपना जो सेंटर नेटवर्क है उसे हैक नहीं होने देना है। तो हम देखते हैं कि अपनी जो है ना सीक्वेंस होती है वो भी है ना हँसते हुए स्माइल करते हुए बोलती है कि चिंता मत करो जोंग, तुम्हें ना इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इस विला के नेटवर्क को कोई भी नहीं तोड़ सकता जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ से हमारा जो सीन शिफ्ट होता है, अपना जो जोंग होता है अब है ना जो किरण है उसके पास आता है और किरण के पास आकर ये बोलता है कि किरण मुझे तुमसे ना एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो हम देखते हैं किरण कुछ काम कर रही होती है और बोलती है कि ब्रदर जोंग आप आखिरकार मुझसे क्या पूछना चाहिए पूछिए, अगर मुझे उस बारे में पता होगा तो मैं आपको इस बारे में आराम से बता दूंगी। तो अपना जोंग होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो जिंगसान बेस है वो हमारे अगर है ना जो इस विला को विस्फोट करना चाहता है तो आमतौर पर वो किस विधि या और कितने है ना अमाउंट के अंदर सामग्रियों का प्रयोग है वो करेगा? तो हम देखते हैं जो सीकिन है वो बोलती है कि जो इमारतों को विस्फोट करने का समय उसमें सबसे जो बेस्ट विधि है वो विधि है डेटोनेटर की, जिसके अंदर अलग-अलग विस्फोट को है ना इमारतों के चारों ओर नियम में लगा दिया जाता है और एक साथ विस्फोट करने पे पूरी की पूरी बिल्डिंग एक साथ नीचे की ओर गिर जाती है। तो जो जोंग होता है वो बोलता है, तो आपको क्या लगता है तुम्हारे अनुमान से हमारा जो विला है उसमें ना किसी प्रकार का होल बनाने के लिए कितने ना विस्फोट की आवश्यकता पड़ेगी? तो जो अपनी किरण है वो बोलती है कि जो ये विला है इसका निर्माण और इसकी दीवार की मोटाई को देखते हुए मुझे लगता है 300 किलो से लेकर के 800 किलो विस्फोटक पदार्थ की है ना आवश्यकता होगी जिससे कि हमारी विला के अंदर एक जो होल है वो बन सके। लेकिन मैंने स्पेशली रूप से हर चीज़ के पहलू की जानकारी नहीं प्राप्त की है कि एग्जैक्टली कितने अमाउंट में विस्फोट लगेगा, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि इसके आसपास ये ना लगना चाहिए। तो जो होता है वो बोलता है अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है, चलो राउंड फिगर के अंदर 500 किलो विस्फोट ले लें, उन्हें कम से कम इतने विस्फोट की आवश्यकता पड़ेगी और उस सामग्री को वो अपने साथ ले करके अपने विला तक आएँगे। तो इस रास्ते के अंदर मैं स्नाइपर का यूज़ करते हुए उसे रास्ते के अंदर ही ब्लास्ट कर सकता हूँ। क्या ये चीज़ संभव है? ये सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो है ना किरण होती है वो हेजिटेट करते हुए बोलती है कि ब्रदर जोंग मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इस चीज़ को करने की सलाह दूँगी, क्योंकि इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो टीएनटी प्रकार का जो विस्फोट होता है इसमें गोली या आग से किसी प्रकार का कोई भी विस्फोट है वो नहीं होता। ये सिर्फ़ डेटोनेटर के माध्यम से ही विस्फोट किया जा सकता है, अन्य किसी माध्यम से इसे है ना विस्फोट नहीं किया जा
सकता। ये सुनने के बाद जो जोंग होता है वो बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो हम बस एक ही काम कर सकते हैं कि हम घर के अंदर रह सकते हैं और जवाब के अंदर जो हमला है या फिर जो जवाबी कार्रवाई है या फिर जो है ना डिफेंसिव है ना अटैक है वही कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी करने को चीज़ नहीं रहेगी। चलो तुम इस बात को छोड़ो। मैंने तुम्हें जो चीज़ तैयार करने को कहा था, क्या तुमने वो चीज़ तैयार कर दी? और हम देखते हैं एक टाइमर बम टाइप चीज़ बना करके जो किरण है वो लेकर के आती है और बोलती है, ब्रदर क्या आप इसे ध्यान से देखिए, क्या आप जो चीज़ मैंने आपके लिए बनाई है उस चीज़ से संतुष्ट हैं? और साथ साथ ये तो पहला आइटम है और ये चीज़ बनाना बड़ा ही आसान था, लेकिन इसमें मुझे आधा दिन लग गया। लेकिन जो आपने मुझे कहा था कि जो आर्मी जो सैनिकों की वर्दी मुझे बनानी है, उसमें वाकई मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा और इसे बनाना कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था और मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इसे बनाने के लिए। लेकिन मैंने इसके अंदर जो सामग्री का यूप किया है जो यूज़ किया है उसके अंदर बहुत सारी विशेष प्रकार की मिश्र धातुओं का यूज़ किया है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जो साधारण स्नाइपर है वो भी है ना इसे आसानी से भेद है वो नहीं सकती और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज सामग्री लगी है। जिस प्रकार से जो जिंसान बेस के लोगों की सैनिकों की तुलना में इसके अंदर जितना मटेरियल लगा है उससे लगभग ये 20 गुना ज़्यादा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो वर्दी है ना जिंसान बेस के लोगों की है उसमें जितना मटेरियल लगता है उससे 20 गुना ज़्यादा मटेरियल इस वर्दी में लगा है जिससे अपनी किरण ने बनाया है। और वो बोलती है कि आप तो हमारे परिवार का मेन मुख्य हिस्सा हो, तो है ना आपकी सुरक्षा के लिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा सामग्री का यूज़ किया है और परवाह नहीं की है कि कितनी ज़्यादा मटेरियल इसके अंदर लगेगा। लेकिन मेरे को एक बार है वो समझ में नहीं आती कि ब्रदर आखिरकार आपने इतनी सारी सामग्रियों का यूज़ इसी प्रकार इस जो ड्रेस को बनाने में क्यों किया? ये तो है ना एक तरह से है ना जो सामग्रियों का व्यर्थ करना ही हुआ, बर्बादी हुई, क्योंकि आप अपनी जो स्किल है, पावर के साथ आपको इस प्रकार की ड्रेस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ख़ास करके जो जिन्सान बेस की वर्दी है उससे मैच कराते हुए इस वर्दी का निर्माण वो क्यों कराया? तो हम देखते हैं कि जो जोंग होता है एक ईवल हँसी हँसता है और वो बोलता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तुम्हें ये आसानी से समझ में नहीं आएगी। लेकिन भविष्य के अंदर तुम इसका जो यूज़ है वो देखोगी कि मैं इसको किस प्रकार से यूज़ है वो लूँगा। फिर हम देखते हैं हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जूजियन टाउन की ओर, जहाँ पे हम देखते हैं जो स्नो बाइक के ऊपर एक जो टीम है जूजियन जो गाँव है उसकी ओर आ रही होती है। और इस टीम को देख कर के जो बंदा होता है वो सामने वाले बंदे को जो मतलब जो लोग आ रहे होते हैं उनको बोलते हैं, कैप्टन आखिरकार आप आ ही गई। इसका मतलब कैप्टन तो एक ही बंदा है अपना जो लिंग फैन, उसकी टीम शायद यहाँ पे हेल्प करने के लिए आई है। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उतर के नीचे आने लगते हैं और जो कैप्टन है ना लिंग फैन है उसी की टीम के अंदर अपनी जो टीचर लियांग है वो काम करती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी ज़्यादा जो म्यूटेटेड पावर के लोग हैं वो इन लोगों की हेल्प करने के लिए आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मैं ना अपनी जो इस विफलता के लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे कारण इतने सारे जो लोग हैं वो मारे गए। तब जब हम देखते हैं कैप्टन होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने उससे निपटने का अपना 100% कोशिश की, लेकिन हमने उसकी ताकत का पहले आकलन है वो नहीं किया था और हम उसकी पावर को नहीं जानते थे। इसलिए तुम अपने आप को इतना ज़्यादा दोष है वो मत दो, क्योंकि तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश है वो की। तो हम देखते हैं कि उस जो कप्तान होता है उसे गुस्सा आता है और बोलता है, लेकिन उस व्यक्ति का अंत अब निश्चित है, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मेरे ब्रदर को मारने के दुस्साहस की है। आखिरकार है ना अब उस चीज़ का मैं डिसाइड करूंगा कि उसकी मौत किस प्रकार से होगी, लेकिन जैसी भी होगी बहुत ही भयानक होगी। अब ये सुनने के बाद में जो ये चश्मे चश्मे वाला बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, बेशक हम इसी प्रकार से अपना जो रिवेंज है वो उस बंदे से लेंगे और उसे बहुत ही ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा है वो देंगे। तभी हम देखते हैं कि जो ये कैप्टन होता है इसकी नज़र अपने ना चुन लई पे पड़ता है। उसे देख कर के वो बोलता है कि आखिर ये बंदा कौन है और तुम्हारी टीम के अंदर ये क्या कर रहा है? तो हम देखते हैं कि जो है ना ये चश्मे वाला बंदा होता है ये बताने लग जाता है कि ये चुन-लई है। उसकी पावर के बारे में डिटेल से जो उसे मालूम होता है वो भी है ना अपने कैप्टन को बताने लगता है। लेकिन पीछे से जो टीचर लियांग होती है वो इसे देख कर ही पहचान लेती है और बोलती है कि ये तो वही बंदा है ना जो है ना जोंग के साथ आया था, जो सीक्विन को अपने साथ लेकर के गए थे, कॉलेज में आए थे। मतलब ये तो यहाँ पे तो ये हो गया कि अपनी जो टीचर लियांग है उसने ना जो चुन ली है उसे पकड़ लिया। लेकिन एक्चुअली वो सोचती है, नहीं मेरा इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं जो जिनसान बेस है उसके पक्ष में नहीं हूँ और उसने मुझे बहुत ज़्यादा निराश है वो किया है। अब ऐसा सोचने के कारण अपना जो चुन नहीं होता है यहाँ पे बच जाता है, वरना इसकी यहाँ पे पोल खुल सकती थी। तो हम देखते हैं कि आगे जो कैप्टन होता है वो बोलता है, अच्छा अच्छा तो तुम्हारी शक्तियाँ ये है कि तुम बर्फ़ और बर्फ़ से रिलेटेड चीज़ों को आराम से कंट्रोल है वो कर सकते हो। तो हम देखते हैं जो चुन नहीं होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आप ये जितने भी घर देख रहे हैं वो मैंने ही बनाए और मेरी बर्फ़ की पावर के कारण ना ये सब बने गए हैं। तो ये सुनने के बाद में जो कैप्टन होता है उसे शाबाश बोलता है, वाकई में यार तुम काफ़ी अच्छे स्किलफुल पर्सन मुझे दिख रहे हो। जैसे ही मेरे ना जो ऊपर वाले लोग हैं मैं उनके लिए ना तुम्हारे बारे में सिफारिश करूँगा और तुम्हें भी अच्छा सा ना घर हमारे एरिया के अंदर यानी जो जिंगसान बेस है उसके अंदर रिक्रूट
करने के बारे में बोलूँगा और तुम्हारी जो योग्यताओं को देख कर के मुझे लगता है कि तुम हमारे बेस के अंदर रिक्रूट होने के लायक हो। तो हम देखते हैं जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि पिछली बार जब हम लोग अटैक करने के लिए गए थे, जो हमारा प्रतिद्वंदी था उसने ना हमें ना उसके घर को ध्वस्त करने से पहले रोक लिया था। तो हमें इस बार इस प्रकार से विस्फोट लगाना है कि उसके घर के अंदर जाने का एक जो रास्ता है, जो टनल है वो ओपन हो जाए और फिर हम उसके ऊपर अटैक है वो करेंगे। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस लड़ाई को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जितना लंबी ये लड़ाई चलेगी उतना ही हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर हम देखते हैं जो है ना कैमरा के अंदर जो जगह-जगह पे कैमरे लगे होते हैं, तो जोंग उनसे ना नज़र रख रहा होता है, लेकिन उन कैमरों के सामने जो स्मोक होता है वो आने लगती है। यानी उन्होंने यहाँ पे स्मोक बंक का यूज़ किया है ताकि है ना जो विज़न है अपने जोंग का यहाँ पे ख़त्म हो जाए और वो देख नहीं पाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं जोंग भी एक बुक पढ़ रहा होता है, नज़र भी रख रहा होता है। इसे देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग आखिरकार अटैक करने के लिए आए गए हैं और फिर वो सभी लेडीज़ को अंडरग्राउंड में बिठाकर बोल देता है कि तुम लोगों को सभी को है ना मेरा ऑर्डर मानना होगा और तुम लोगों को यहीं पे रहना होगा और जो सारी बाकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर छोड़ दो। और हम देखते हैं जो जोंग होता है मिरर के पार आकर ही बाहर की ओर देखता है, तो चारों ओर स्मोक ही स्मोक हुआ होता है। इसे देख कर के वो सोचता है कि अच्छा, इन लोगों को मुझसे इतना डर लगता है कि इन लोगों ने एक अच्छी चाल है वो चली है और अब इनका पक्का ही अगला स्टेप ये होने वाला है कि ये यहाँ पे खतरनाक विस्फोट है वो लगाएंगे और उनका धमाका है वो करने वाले हैं। और ये देख कर के हम समझ सकते हैं कि अपना जो जोंग होता है इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर होता है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे स्मोक हटने लगती है हमें पता चलता है कि उन लोगों ने जो माइंड्स है या फिर जो बम है वो विला के चारों ओर लगाएं, ताकि पहले जो नीचे से जो बर्फ़ है उसे धमाके के द्वारा उड़ाया जा सके। और जैसे ही ना जो चश्मे वाले बंदे को ये रिपोर्ट मिलती है कि है ना जो है ना सारे डेटोनेटर वगैरह लग चुके हैं, आप धमाका कर सकते हैं, तो वो बोलता है कि ठीक है। और अगले ही पल हम देखते हैं विला के चारों ओर बहुत ही तेज़ ब्लास्ट ही ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे कि है ना चारों ओर धुआं-धुआं हो जाता है। इसे देख कर के है ना अपना जोंग वो सोचता है वाक़ई में इन लोगों की प्लानिंग योजना काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्या ये वाक़ई में मुझसे ये जो सारी चीज़ें आसानी से प्राप्त कर पाएँगे? और हम देखते हैं कि अब ना फिर से चश्मे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि चलो बाकी सभी लोग कवर ले लो और जो अगला टीम है जिसको बम फिट करने जो नींव है उसके पास, विला की नींव के पास, वो टीम जा कर के अपना काम है वो करने लग जाए। और हम देखते हैं अगली जो टीम होती है वो बारूद है ना जो अपनी जोंग है उसकी विला की नींव में रखने लग जाती है। और हम देखते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर नींव के अंदर बारूद है वो रख दिया गया होता है। और ये देख कर के जोंग सोचता है वाक़ई में यार इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है ना बारूद वगैरह लेकर के आए हैं और ये अपनी चाल चलने में ना ज़्यादा समय वो नहीं लगाते। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि है ना ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। फिर जो कैप्टन होता है उसके पास रिपोर्ट आती है कि जो विस्फोटक है वो तैयार कर दिया गया है और हमारी वापसी मतलब हम लोग पीछे की तरफ आ गए हैं, आप किसी भी समय अपने हिसाब से जो धमाका है वो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि चश्मे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि जो ये मिशन है मेरी कल्पना से भी अधिक आसानी से हो गया। मैंने सोचा था कि जोंग है वो कुछ करने में सक्षम होगा, लेकिन है ना उसने जो हमारे कई भाइयों को मारा है उसका रिवेंज हम आज बड़ी आसानी से ले लेंगे। क्योंकि उसने सोचा है कि जोंग आएगा और इन बंदों को मारने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने आराम से जो है ना बारूद वगैरह बिछा दिए होते हैं और अब एक बटन ही तो दबाना होता है। इनकी विजय के बीच में सिर्फ एक बटन को क्लिक करना ही है। हम देखते हैं कि ये देख कर के जो चश्मे वाला बंदा होता है डेटोनेटर प्रेस कर देता है, लेकिन वो सामने की ओर से धमाके की उम्मीद कर रहा होता है, लेकिन सामने की ओर कोई भी हलचल है वो नहीं होती। तभी हम देखते हैं जो टीम का मेंबर अपने बायनाकुलर की मदद से सामने की ओर देखता है और बोलता है कि ये अच्छा नहीं है कप्तान, जो है ना सड़क के उस पार जो विस्फोट है वो हुआ तो था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हवा के अंदर ही कोई चीज़ उसे अपने अंदर खींच रही है और सारी की सारी जो रोशनी है और जो आग है वो गायब हो गई। पता नहीं वहाँ पे है ना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो दीवार है उसे थोड़ा सा ही नुकसान है वो पहुँचा है। ये सुनकर के चश्मे वाला बंदा गुस्से से बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो गया? इस प्रकार की है ना क्या शक्ति उस ज़ोंग के पास है क्या, जो है ना बड़े से इतने बड़े विस्फोटों को भी है ना अपने अंदर निकल सकती है? और हम देखते हैं वहाँ पे टीचर लियांग भी होती है। वो मन में सोचती है वाक़ई में यार ये ज़ोंग नाम का बंदा है असाधारण लगता है। इसको मैंने पहले भी देखा था, तब भी है ना इसने ऐसी चीज़ें करके दिखाई थी। और हम देखते हैं एक और जो मेंबर होता है वो बोलता है कि अगर ये सच है ज़ोंग के पास इस प्रकार की ताकत है, तो मुझे लगता है कि इस विला पे कब्ज़ा करना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। तो ये सुनने के बाद जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि बात तुम्हारी सही नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुम सामने की ओर देखो, जो है ना उसका विला है उसके अंदर एक छोटा क्रैक है वो आ चुका है। बस हमें ये करना है कि हमें इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराना है और उस छेद को पूरी तरह से खोल देना है, और जैसे ही है ना ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हमें अंदर जाने का एक रास्ता है वो मिल जाएगा। और एक बार जब ये रास्ता मिल जाएगा तो तुम्हें पता ही है हम उसके साथ क्या करेंगे। और है ना हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ना किला बिल्कुल रक्षा के लिए उपयुक्त है, डिफेंस चीज़ के लिए
लिए उपयुक्त है। लेकिन है ना वो बंदा अंदर छुपा हुआ है, अपने आप को छुपा कर रख रहा है और उसकी बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये वो हम पे आक्रमण है वो नहीं कर सकता। बस उसके पास एक ही विकल्प है कि वो स्नाइपर से हमारे ऊपर है ना अटैक कर सकता है। तो बस यही अच्छी बात है कि उसके पास ना तो हिम्मत है हमसे लड़ने की और ना ही है ना उसके पास इतनी पावर है या फिर कोई दूसरी स्किल है जिससे वो हम पे अटैक कर सके। तो हमें बस है ना 2-3 बार इस प्रकार का अटैक करना है और हम उस फाइनली उसकी विला के अंदर घुस जाएँगे। तो तुम लोगों को चिंता है ना वो नहीं करनी है। तो हम देखते हैं कि इधर है ना फिर वो सैनिक होता है वो बोलता है तो आखिरकार हमें अब आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि हम जो विस्फोट लाए थे वो सारे के सारे ना पर्याप्त नहीं है, वो सारे खत्म हो गए इसको है ना विस्फोट करने के लिए। तो जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, हम सबसे पहले यहाँ से वापस चलते हैं, फिर जो लोग हैं उनको भेजेंगे अपने बेस पे और विस्फोट लाने के लिए। और इस बेस पे है ना जो लोग बचे हुए हैं वो यहाँ से भाग नहीं जाए, उन पे नज़र रखने के लिए हम 2-3 गार्ड को बारी-बारी से बदलते हुए यहाँ पे रखेंगे ताकि वो है ना इनके ऊपर नज़र है वो रख सकें। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अंदर की ओर। जो डॉक्टर जो होती है वो बोलती है कि जोंग अभी है ना ये किस प्रकार की भयानक आवाज़ थी। ऐसा लगा कि जैसे कि पूरे का पूरा जो घर है इससे वाइब्रेट है वो हो चुका है। और वो हम देखते हैं डॉक्टर जो कुछ ज़्यादा इंटेंस होती है, टेंशन में होती है। तो हम देखते हैं जोंग उनके पास आता है और बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो भूमिगत है ना अपनी मंजिल है यानी जो अंडरग्राउंड बेसमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना है ऊपर की 2 बिल्डिंग के मुकाबले। तो है ना इसके ऊपर एक खरोंच भी है वो नहीं आ सकती चाहे कितना ही बड़ा धमाका क्यों ना किया जाए। और वो मन में सोचता है कि अभी-अभी जो धमाका हुआ था उसको तो मैंने अवशोषित कर लिया और इसका मैं भविष्य में कहीं और उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन वो लोग अब है ना संगठित हो रहे हैं और फिर से मेरे ऊपर हमला करने की बात सोच रहे हैं और मैं इस चीज़ को हल्के में है वो नहीं ले सकता। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में डीबी नाम से बैकअप चैनल दिया गया है, उसे सब्सक्राइब कर देना। दिल के अंदर कोई बात तो कमेंट करके लिख देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।